सावित्री, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा। शाम के सन्नाटे में खेत के कोने से बूढ़े श्याम प्रसाद जी की रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर दूर से गुजर रहे उनके पोते आरव के कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि उसके दादाजी मिट्टी पर बैठे दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रो रहे थे। सामने वही जगह थी जहां ठीक 1 महीने पहले उसकी दादी सावित्री जी का अंतिम संस्कार हुआ था। आरव कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसने अपने दादाजी को घर में कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। घर में सबको यही लगता था कि दादाजी बहुत मजबूत हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने जिंदगी की हर तकलीफ देखी है, लेकिन आज आरव को पहली बार समझ आया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें उम्र भी सहना नहीं सिखा पाती। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनके चले जाने के बाद इंसान लोगों के बीच रहकर भी बिल्कुल अकेला हो जाता है। श्याम प्रसाद जी की उम्र 75 साल थी। गांव में उनकी इज्जत थी और उनका भरा पूरा परिवार भी था। उनका बड़ा बेटा सुरेश, बहू मीना, छोटा बेटा रमेश, बहू कविता और पोते पोतियां सब उसी घर में रहते थे। घर में सुबह से शाम तक बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थी। कोई स्कूल जाने की तैयारी करता तो कोई दुकान पर जाने के लिए निकलता। बहुएं घर के काम में लगी रहती और बेटे अपने अपने काम में व्यस्त रहते। देखने वालों को लगता कि श्याम प्रसाद जी के पास दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन जिस इंसान के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 से भी ज्यादा साल बिताए थे, उसके जाने के बाद उनके लिए वही भरा पूरा घर भी खाली हो गया था। उनकी पत्नी सावित्री का निधन हुए 1 महीना हो गया था। बीमारी के दौरान श्याम प्रसाद जी ने दिन रात उनकी सेवा की थी। दवा से लेकर खाना खिलाने तक हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान उन्होंने खुद रखा था। सावित्री जी जब भी उन्हें आराम करने के लिए कहती तो श्याम प्रसाद जी मुस्कुराकर कहते, तुम्हारी सेवा करने में मुझे थकान नहीं होती सावित्री, तुम भी तो मेरी जिंदगी हो। सावित्री जी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती और कहती, मेरे बाद भी ऐसे ही रहना, किसी के सामने अपना दर्द मत रखना। तब दोनों को क्या पता था कि एक दिन यही बात श्याम प्रसाद जी के सीने में तीर बनकर चुभेगी। सावित्री जी की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उसी खेत में किया जाए, जिसे उन्होंने और श्याम प्रसाद जी ने मिलकर अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाया था। वो खेत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की यादें उसमें बसी थी। शादी के शुरुआती दिनों में जब उनके पास कुछ नहीं था, तब दोनों इसी खेत में घंटों मेहनत करते थे। गर्मी हो या सर्दी, सावित्री जी हमेशा श्याम प्रसाद के साथ खड़ी रहती। कभी उनके लिए पेड़ के नीचे खाना लेकर आती, कभी पसीना पोंछते हुए कहती, अब बस थोड़ा आराम कर लो, शरीर भी कोई चीज होती है। श्याम प्रसाद जी हंसकर कहते, तुम साथ हो तो शरीर में ताकत अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे खेत में फसलें लहलहाने लगी, घर बना, बच्चे बड़े हुए और जिंदगी आगे बढ़ती गई। लेकिन उन दोनों का साथ कभी नहीं छूटा। इसीलिए सावित्री जी ने अपने अंतिम समय में धीमी आवाज में कहा था, मुझे इसी खेत में विदा करना जहां हमने अपनी जिंदगी बिताई है। तो श्याम प्रसाद जी ने उनकी बात को अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह रख लिया था। सावित्री जी के अंतिम संस्कार के दिन पूरा परिवार खेत में मौजूद था। श्याम प्रसाद जी की आंखें तब भी सूखी थी। लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हें सदमा लगा है, इसीलिए वो रो नहीं पा रहे। लेकिन असल में उनके भीतर इतना बड़ा तूफान था कि आंसू भी उस दर्द के सामने छोटे पड़ गए थे। जब चिता को अग्नि दी गई, तब श्याम प्रसाद जी दूर खड़े होकर बस सावित्री को देखते रहे। उनके होंठ कांप रहे थे और बार बार हाथ जुड़ रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, तुम जा रही हो सावित्री, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा।
मगर आसपास खड़े बेटे बहुए और रिश्तेदारों को उनकी ये खामोश चीख सुनाई नहीं दी। अंतिम संस्कार के बाद जब सब घर लौट आए, लेकिन श्याम प्रसाद जी की जिंदगी जैसे उसी खेत में रह गई। उस दिन के बाद से उनका एक अजीब सा नियम बन गया था। हर शाम ठीक 5 बजे वो चुपचाप घर से निकलते, खेत की तरफ जाते और करीब 1 घंटे बाद वापस लौट आते। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवार वालों को लगा कि शायद अकेले बैठकर मन को शांत करने जाते होंगे, लेकिन जब रोज यही होने लगा तो एक शाम बड़े बेटे सुरेश ने अपनी पत्नी मीना से पूछा, तुमने पिताजी से पूछा कि वो रोज खेत पर क्यों जाते हैं? मीना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे लगा शायद मम्मी की याद आती होगी। सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन 1 महीने से रोज जाना और लौटते समय उनका चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों होता है, ये समझ नहीं आता। तभी पास बैठी छोटी पोती परी ने मासूमियत से कहा, पापा दादाजी दादी से मिलने जाते होंगे। सुरेश ने उसकी बात सुनकर उसे चुप करा दिया, लेकिन उसके दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। उस शाम श्याम प्रसाद जी फिर खेत पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसी जगह पर बैठ गए जहां सावित्री जी की चिता जली थी। मिट्टी को दोनों हाथों से छुआ और कुछ देर बिल्कुल शांत बैठे रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मिट्टी को अपने सीने से लगाकर कहा, सावित्री, आज फिर आ गया हूं तुम्हारे पास। घर में सब है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हैं। सब मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंदर क्या बचा है। वो कुछ पल के लिए फिर कांपती हुई आवाज में बोले, तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा। देखो, मैं जी तो रहा हूँ, लेकिन जिंदगी नहीं जी रहा, बस सांसें चल रही हैं। उसी समय खेत की मेड़ के पास खड़ा आरव सब कुछ सुन रहा था। वो दादाजी के पास जाना चाहता था, लेकिन उनके दर्द को देखकर उसके कदम आगे नहीं बढ़े। उसने पहली बार महसूस किया कि दादी के जाने का दुख सिर्फ उनका अपना नहीं था, बल्कि दादाजी के लिए तो जैसे पूरी जिंदगी ही उनसे छिन गई थी। आरव की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सोचा कि घर में सब दादाजी को अकेला छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं। किसी ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि जिस इंसान के साथ दादाजी ने 50 साल बिताए, उसके जाने के बाद उनका हर दिन कितना लंबा हो गया होगा। रात को आरव ने घर लौटकर अपनी माँ मीना से कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके मन में दादाजी की रोती हुई आवाज गूंजती रही, सावित्री वापस आ जाओ, प्लीज सावित्री वापस आ जाओ। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, अब वो दादाजी को इस तरह अकेले नहीं रहने देगा। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने दादाजी का उदास चेहरा याद आया। रात भर वो सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे दादाजी के दिल का दर्द थोड़ा कम हो सके। वो जानता था कि दादी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि दादाजी को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन सके। सुबह जब पूरा परिवार नाश्ते में व्यस्त था, श्याम प्रसाद जी हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में बैठे थे। मीना ने उनके सामने नाश्ता रखा और बोली, पिताजी नाश्ता कर लीजिए। श्याम प्रसाद जी ने प्लेट की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, भूख नहीं है बहू। मीना ने कहा, पापा थोड़ा सा खा लीजिए, दवाई लेनी है आपको। श्याम प्रसाद जी ने बिना कुछ कहे 2 निवाले खाए और प्लेट दूर कर दी। आरव ये सब देख रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि दादाजी खाना इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि दादी के बिना खाना उन्हें खाना ही नहीं लगता। कभी सावित्री जी उनके सामने बैठकर कहती थी, इतना कम क्यों खा रहे हो, थोड़ा और लो।
तब श्याम प्रसाद जी मजाक में कहते थे, तुम्हारे हाथ का खाना ज़्यादा खा लूँ तो मोटा हो जाऊंगा। सावित्री जी हंसते हुए जवाब देती, तुम मोटे हो जाओगे तो भी मुझे अच्छे लगोगे। वही छोटी छोटी बातें अब श्याम प्रसाद जी के लिए पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादें बन चुकी थी। उस दिन शाम होते ही श्याम प्रसाद जी फिर खेत की तरफ चल पड़े। इस बार फिर आरव भी कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे चल पड़ा। श्याम प्रसाद जी ने खेत में पहुंचकर अपनी पुरानी लकड़ी की चौकी के पास बैठते हुए जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उस कपड़े में सावित्री जी की पुरानी चूड़ी का एक टुकड़ा और उनकी छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर को हाथ में लेते ही उनके आंखें भर आई। वो तस्वीर से बात करने लगे, देखो सावित्री, अब आरव मुझे समझने लगा है। शायद उसे पता चल गया है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने तस्वीर को सीने से लगा लिया और बोले, तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद पहली बार जब हम इसी खेत में आए थे तो तुमने कहा था कि एक दिन हमारे बच्चे इसी खेत में खेलेंगे। तुम्हारा सपना पूरा हुआ सावित्री। बच्चे बड़े हुए, घर भरा, पोते पोतिया भी आए, लेकिन तुम खुद बीच रास्ते में चली गई। मुझे तो तुम्हारे साथ बुढ़ापे की पूरी जिंदगी बितानी थी। ये कहते कहते उनका गला भर आया। उन्होंने मिट्टी को सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे हमेशा कहा कि कभी अकेला मत पड़ना, और देखो आज मैं तुम्हारी बात ही नहीं मान पाया, क्योंकि मेरे पास तुम ही तो थी। आरव से अब रहा नहीं गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और दादाजी के पास जाकर बैठ गया। श्याम प्रसाद जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे? आरव ने उनकी तरफ आंखों में देखते हुए कहा, दादाजी कल भी मैं यहाँ पर आया था। मैंने आपको दादी से बात करते हुए सुना था। श्याम प्रसाद जी कुछ पल बिल्कुल चुप रहे। उन्हें लगा कि शायद अब उनका छिपा हुआ दर्द छिपा नहीं रहा। उन्होंने नजरें झुका ली और कहा, तुमने सब सुन लिया? आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ दादाजी, और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप रोज यहाँ आकर अकेले क्यों रोते हैं? घर में सब है ना? श्याम प्रसाद जी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में खुशी का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा घर में सब है, लेकिन तुम्हारी दादी नहीं है, जिसके साथ मैंने जिंदगी का एक एक दिन बिताया, जिसके बिना घर कितना भी बड़ा हो अंदर से खाली ही लगता है। आरव ने दादाजी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। श्याम प्रसाद जी बोले, तुम लोग मुझे खाना देते हो, दवा देते हो, मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन सावित्री मुझे समझती थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी कि मैं दुखी हूँ। मैं चुप रहता था तो पूछती थी क्या हुआ। मैं थकता था तो बिना कहे पानी लेकर आ जाती थी। अब मैं दिन भर चुप रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस चुप्पी के पीछे कितना शोर है। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, दादाजी आप हमें क्यों नहीं बताते कि आपको इतना दर्द होता है? श्याम प्रसाद जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, किसे बताऊं बेटा, तुम्हारे पापा सुबह काम पर चले जाते हैं, तुम्हारी माँ घर संभालती है, तुम्हारे चाचा अपने काम में लगे रहते हैं, तुम लोग अपनी पढ़ाई और जिंदगी में व्यस्त हो। मैं किसी को दोष नहीं देता, सबकी अपनी जिंदगी है, लेकिन बूढ़े आदमी की जिंदगी में जब उसका जीवन साथी चला जाता है ना, तो बाकी रिश्ते होने के बावजूद एक बहुत बड़ा खालीपन रह जाता है। मैं तुम लोगों से ये नहीं कह सकता कि अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पास बैठो, इसीलिए शाम को यहाँ चला आता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि सावित्री अभी भी मेरे पास बैठी है। आरव ने दादाजी को गले लगा लिया। श्याम प्रसाद जी कुछ देर तक उसके सिर पर हाथ फेरते रहे, फिर बोले, बेटा तुमसे एक बात कहूँ, जब तुम्हारी दादी अस्पताल में थी ना, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर मैं चली जाऊं तो बच्चों को परेशान मत करना, उनसे कुछ मत कहना, बस कभी कभी खेत में आकर मुझे याद कर लेना। उन्होंने शायद पहले ही समझ लिया था कि मैं उनके बिना टूट जाऊंगा। आरव ने दादाजी से पूछा, दादी ने ऐसा क्यों कहा था?
श्याम प्रसाद जी ने आंखें बंद कर ली और फिर बोले, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा जानती थी। उसे पता था कि मैं लोगों के सामने अपना दर्द नहीं दिखाऊंगा। उसे पता था कि मैं मुस्कुराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अकेले में टूट जाऊंगा। अस्पताल में आखिरी रात उसने मुझसे कहा था, श्याम, अगर मैं चली जाऊं तो मेरे जाने के बाद खुद को अकेला मत समझना। हमारे बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं। मैंने उससे कहा था, तुम्हारे रहते मुझे किसी की जरूरत नहीं। तब उसने मेरा हाथ दबाकर कहा था, मेरे जाने के बाद इन्हीं बच्चों को अपना सहारा बनाना। श्याम प्रसाद जी की आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा, लेकिन सावित्री को क्या पता था कि बच्चों का सहारा होना और जीवन साथी का साथ होना दो अलग चीजें हैं। बच्चे कितना भी प्यार करे, लेकिन रात को जब मैं उठकर पानी पीता हूँ और बगल में खाली बिस्तर देखता हूँ, तब मुझे उसकी याद आती है। सुबह उठता हूँ तो आदत से उसका नाम लेने लगता हूँ। चाय का कप हाथ में आता है तो लगता है अभी सावित्री पूछेगी, चीनी कम तो नहीं है। फिर याद आता है कि अब कोई पूछने वाला नहीं है। आरव दादाजी को लेकर उस दिन घर लौटा। घर में सभी लोग बैठे थे। सुरेश ने पिता को देखा और पूछा, पिताजी, आप आरव के साथ गए थे? श्याम प्रसाद जी ने बस सिर हिला दिया और अपने कमरे में चले गए। आरव वहीं खड़ा रहा। उसके मन में बहुत कुछ था। आखिर उसने अपने पिता और चाचा से कहा, आप लोग दादाजी को समझते क्यों नहीं? वो बहुत अकेले हैं। सुरेश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आरव ने कल और आज खेत में देखी सारी बातें उन्हें बता दी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मीना की आंखें भर आई। कविता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सुरेश कुछ देर तक सिर झुकाकर बैठा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने कहा, मैंने सोचा था पिताजी मजबूत हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो रोज खेत जाकर अकेले रोते होंगे। रमेश की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, हमने उनका दुख देखा ही नहीं। हम सोचते रहे कि घर में सब लोग हैं तो पिताजी अकेले कैसे हो सकते हैं। उस रात पहली बार दोनों बेटे अपने पिता के कमरे के बाहर काफी देर तक खड़े रहे। अंदर श्याम प्रसाद जी सावित्री की तस्वीर को हाथ में लेकर बैठे थे। तस्वीर से बोल रहे थे, आज आरव मेरे साथ खेत गया था सावित्री। हमारा पोता बड़ा हो गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम होती तो कितना खुश होती। तुम कहती थी ना कि आरव बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। अचानक उनकी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दोनों बेटे चुपचाप खड़े थे। श्याम प्रसाद जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? सुरेश की आंखों में आंसू थे। वो अंदर आया और पिता के पैरों के पास बैठ गया। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके पास रहते हुए भी आपको अकेला छोड़ बैठे। श्याम प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है बेटा। जिंदगी सबको अपने साथ बहा कर ले जाती है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। लेकिन सुरेश रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, गलती हमारी है। हमने आपकी ज़रूरतों को सिर्फ दवा और खाने तक समझ लिया। हमने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि आपका दिल क्या चाहता है। उस रात परिवार में किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। सभी को सावित्री जी की याद आने लगी। मीना को याद आया कि कैसे सावित्री जी हर सुबह उसके साथ रसोई में खड़ी रहती थी। कविता को याद आया कि जब वो पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी तो सावित्री ने ही उसका डर दूर किया था। सुरेश को याद आया कि बचपन में जब उसे तेज बुखार हुआ था तो सावित्री पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही थी। रमेश को याद आया कि जब वो पढ़ाई में कमज़ोर था तो सावित्री जी ने ही उसके पिता से कहकर उसे शहर पढ़ने भेजा था। अब सबको एहसास हो रहा था कि सावित्री सिर्फ श्याम प्रसाद जी की पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की वो डोर थी जो सबको जोड़ कर रखती थी। उनके जाने के बाद घर में लोग तो वही थे, लेकिन घर की रौनक कहीं खो गई थी। अगली शाम जब श्याम प्रसाद जी खेत जाने लगे
तो सुरेश ने उनके साथ जाकर कहा, पिताजी आज मैं आपके साथ चलूं? श्याम प्रसाद जी ने उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। फिर रमेश, मीना, कविता और आरव भी उनके साथ चल पड़े। पूरा परिवार उसी जगह पहुंचा जहां सावित्री जी की अंतिम विदाई हुई थी। श्याम प्रसाद जी कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने मिट्टी को छुआ और धीरे से कहा, सावित्री देखो, आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, हमारे बच्चे भी हमारे साथ आए हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन आज उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी शांति दिखाई दी। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि बच्चों को अपना सहारा बनाना। शायद आज से मैं तुम्हारी बात मानने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सावित्री जी की तस्वीर को सीने से लगाया, उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो बोले, लेकिन सावित्री, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हें हर शाम यही याद करूंगा, क्योंकि यही तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हुई थी और यही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास खड़े होकर रो रहे थे। उस शाम पहली बार श्याम प्रसाद जी को लगा कि शायद उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब वो दर्द अकेला नहीं है, उनके बच्चे भी उनके साथ खड़े हैं। अगली सुबह श्याम प्रसाद जी के कमरे की सफाई करते समय मीना को बिस्तर के नीचे एक पुरानी लकड़ी की संदूकची दिखाई दी। वो संदूकची काफी पुरानी थी और उस पर धूल जमी हुई थी। मीना ने सोचा कि शायद इसमें सावित्री जी के पुराने कपड़े या सामान होंगे, इसीलिए उसने उसे बाहर निकालकर साफ करना शुरू किया। तभी श्याम प्रसाद जी की नज़र उस संदूकची पर पड़ी तो वो अचानक घबरा गए और बोले, बहू इसे मत खोलना। मीना उसके स्वर में छिपी बेचैनी समझ गई। उसने तुरंत हाथ रोक लिया और पूछा, पिताजी इसमें ऐसा क्या है? श्याम प्रसाद जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये सावित्री की चीजें हैं। उसने कहा था कि उसके जाने के बाद इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि मैं अपने दर्द में पूरी तरह टूट गया हूँ। ये सुनते ही मीना की आंखें भर आई। उसने संदूकची को वहीं रख दिया और श्याम प्रसाद जी के पास बैठ गई। श्याम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से संदूकची खोली। अंदर सावित्री की कुछ पुरानी साड़ियाँ, चूड़ियाँ, एक पुरानी डायरी और कई तस्वीरें रखी थी। सबसे ऊपर एक सफ़ेद लिफाफा था जिस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मेरे श्याम के लिए। श्याम प्रसाद जी ने वो लिफाफा हाथ में लिया और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू इतने बहने लगे कि अक्षर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। सुरेश ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी अगर आप चाहे तो मैं पढ़ दूं। श्याम प्रसाद जी ने कुछ पल सोचा और फिर वो पत्र अपने बेटे को दे दिया। सुरेश ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। श्याम, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। ये सोचकर ही मेरा दिल रो रहा है कि तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की है कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे रहोगे। मैं जानती हूँ तुम सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करोगे। तुम बच्चों से कहोगे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन शाम होते ही चुपचाप उसी खेत में चले जाओगे जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बिताया है। श्याम, मुझे पता है तुम ऐसा करोगे क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे जाने के बाद मुझे सिर्फ रोकर याद मत करना। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो हमारे बच्चों के बीच बैठ जाना, उनके साथ खाना खा लेना, पोते पोतियों के साथ हंस खेल लेना। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं उन्हीं की मुस्कान में तुम्हें दिखाई दूंगी। तुमने पूरी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ा है, अब मेरे जाने के बाद बच्चों का हाथ पकड़ लेना। पत्र पढ़ते पढ़ते सुरेश की आवाज़ टूट गई। उसने आंखें पोंछी और आगे पढ़ा, और श्याम, मेरी आखिरी इच्छा तुम जरूर पूरी कर देना। मुझे उसी खेत में विदा करके मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करना। वो खेत मेरे लिए इसीलिए खास नहीं था कि वो हमारा था, बल्कि इसीलिए खास था क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ बिताया मेरा हर दिन मौजूद है।
जब हम गरीब थे तब भी तुम मेरे साथ थे। जब हमारे पास खाने के लिए बहुत कम था तब भी तुमने मुझे पहले खाना खिलाया। जब बच्चे छोटे थे तब रात रात भर हम दोनों ने उनकी चिंता करते हुए बिताई। और जब हमारे बाल सफ़ेद हो गए तब भी तुमने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मुझे डर नहीं है कि मेरी ज़िंदगी अधूरी रह गई। मेरी ज़िंदगी पूरी थी क्योंकि उसमें तुम थे। बस तुमसे एक वादा चाहिए, मेरे जाने के बाद अपने आप को सज़ा मत देना, मुझे याद रखना। मेरे लिए रो लेना लेकिन फिर अपने बच्चों के बीच वापस लौट जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरा श्याम हर शाम अकेले मिट्टी से बातें करता रहे। मैं चाहती हूँ कि एक दिन वही खेत तुम्हारे पोते पोतियों की हंसी से फिर भरा जाए। पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ते पढ़ते सुरेश की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति रो रहा था। श्याम प्रसाद जी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बस बेटा अब आगे मत पढ़ना। सुरेश ने पत्र बंद कर दिया। श्याम प्रसाद जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोले, देखा तुम लोगों ने, जाते जाते भी उसे मेरी ही चिंता थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसके जाने के बाद बच्चों को भी अपने दुख से दूर कर रहा हूँ। मैं समझता रहा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन सावित्री ने तो जाते जाते भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। रमेश पिता के पास बैठ गया और उनके पैरों पर सिर रखकर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, आज से आप कभी अकेले नहीं जाएंगे। अगर आपको माँ की याद आएगी तो हम आपके साथ खेत चलेंगे। आप माँ से जितनी देर चाहे बात करेंगे, हम आपके पास चुपचाप बैठे रहेंगे। श्याम प्रसाद जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी माँ यही चाहती थी बेटा। शायद अब मुझे उसकी बात माननी चाहिए। उस शाम पूरा परिवार फिर खेत पर गया, लेकिन आज श्याम प्रसाद जी अकेले नहीं थे। आरव उनके हाथ में हाथ डाले चल रहा था। सुरेश और रमेश पीछे पीछे आ रहे थे और बहुएं पोते पोतियों को संभालते हुए उनके साथ थी। खेत में पहुंचकर श्याम प्रसाद जी उसी जगह बैठ गए जहां रोज बैठते थे। उन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, सावित्री, आज मैं तुम्हारे पास अपने पूरे परिवार को लेकर आया हूँ। तुम कहती थी ना कि मेरे बाद बच्चों के बीच रहना। देखो, आज तुम्हारे बच्चे मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उनके आंसुओं में पहली जैसी बेबसी नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर सामने रखी और धीमे से कहा, तुम वापस तो नहीं आ सकती सावित्री, ये बात अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम्हारी यादों के सहारे जीना सीखूंगा। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए आसान नहीं होगा, मगर तुम्हारी आखिरी इच्छा को अधूरी भी नहीं छोड़ूंगा। आरव ने दादाजी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, दादाजी, दादी ने कहा था ना कि खेत बच्चों की हंसी से भरना है, तो अब हम हर रविवार आपको यहीं लेकर आएंगे। हम सब साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे और दादी से बातें करेंगे। श्याम प्रसाद जी ने पहली बार दिल से मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने आरव को गले लगा लिया और बोले, तुम बिल्कुल अपनी दादी पर गए हो। वो भी मेरे दुख को देखकर मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। तभी छोटी परी दौड़कर उनके पास आई और बोली, दादाजी, दादी को भी तो हमारी आवाज़ सुनाई देती होगी ना। श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने परी को गोद में उठाकर कहा, हाँ बेटा, जरूर सुनाई देती होगी। और जब तुम हंसती हो ना, तो तुम्हारी दादी भी कहीं ना कहीं जरूर मुस्कुराती होंगी। उस दिन परिवार ने खेत में ही सबके लिए खाना बनाया। मीना ने सावित्री जी की पसंद की खीर बनाई। श्याम प्रसाद जी ने पहला निवाला मुंह में रखा तो अचानक उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सावित्री के हाथ जैसी तो नहीं है, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं फिर से परिवार के साथ खाना खा सकता हूँ। मीना रोते हुए बोली, माँ के जैसा खाना बनाना तो मैं कभी नहीं सीख सकती पापा जी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको कभी अकेलापन ना महसूस हो। श्याम प्रसाद जी ने बहू की तरफ देखा और कहा, तुम सब मेरी सावित्री नहीं हो सकते, क्योंकि सावित्री सिर्फ एक थी और हमेशा एक ही रहेगी। लेकिन तुम सब मेरे अपने हो, और शायद यही वो बात है जिसे मैं इतने दिनों से समझ नहीं पा रहा था।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। श्याम प्रसाद जी की शामें अब भी खेत में गुजरती थी, लेकिन अब वो अकेले नहीं जाते थे। कभी आरव उनके साथ होता, तो कभी परी और कभी बाकी बच्चे, कभी दोनों बेटे और कभी पूरा परिवार। वो उसी जगह बैठकर सावित्री की तस्वीर से बातें करते, उनकी याद में आंसू बहाते और फिर बच्चों की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा देते। उनके दिल का दर्द खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सच्चे जीवन साथी को खोने का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। इंसान बस उस दर्द के साथ जीना सीख जाता है। एक शाम श्याम प्रसाद जी अकेले खेत की तरफ चले गए और सावित्री जी की तस्वीर के सामने बैठकर बोले, सावित्री, आज तुम्हें गए पूरे 6 महीने हो गए। मैं अब भी तुम्हारे हर दिन याद करता हूँ। कभी कभी मन करता है कि तुम दरवाजे से आवाज लगाओ और कहो, श्याम चाय पी लो, लेकिन अब मैं रोता नहीं हूँ। तुम्हारी याद आती है तो बच्चों के बीच बैठ जाता हूँ। तुमने सही कहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बस जीने का तरीका बदल जाता है। उन्होंने तस्वीर को माथे से लगाया और आंखें बंद कर ली। हवा के एक हल्के झोंके से पास के पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम जहां भी हो खुश रहना। मैंने तुम्हारा हाथ जिंदगी भर पकड़ा था, अब तुम्हारी याद का हाथ पकड़कर बाकी जिंदगी चलूंगा। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा ना, तब मैं तुमसे फिर मिलूंगा, लेकिन तब तक मुझे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखना है और उस खेत को उसकी हंसी से भरना है, जिसे तुमने अपनी जिंदगी की आखिरी जगह चुना था। उसके बाद श्याम प्रसाद जी हर शाम खेत जरूर जाते, लेकिन जब उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं होते। कभी वो सावित्री से बातें करते, कभी बच्चों को पुरानी बातें सुनाते और कभी मिट्टी में बैठकर चुपचाप आसमान की ओर देखते। परिवार ने भी समझ लिया था कि किसी बुजुर्ग को सिर्फ खाना, दवा और रहने की जगह देना ही उसकी देखभाल नहीं होती। कभी कभी उसे अपने पास बैठाना, उसकी पुरानी बातें सुनना, उसके साथ कुछ पल हंसना और ये एहसास दिलाना भी जरूरी होता है कि वो आज भी परिवार के लिए उतना ही जरूरी है। श्याम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा ने उनके पूरे परिवार को एक बार फिर एक दूसरे के लिए करीब ला दिया। सावित्री चली गई थी, मगर उनका प्यार घर में रह गया था, उनके पति की यादों में, बच्चों की आंखों में और उन पोते पोतियों की हंसी में, जिन्हें देखकर अब श्याम प्रसाद जी हर शाम अपनी पोती से यही कहते, सावित्री, तुम गई नहीं हो, तुम तो इन सब बच्चों के बीच हमारे साथ हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।